Let's talk about the next questions. क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था, राइट? ओके. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस? जरा सही तो भर लें इसमें. ओके, वी आर रेडी. डिस्कस कर ले. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 166 पे ही, जो कि फर्स्ट का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने. सेकंड से होना है. ओके, ठीक है, समझ गया. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर द वेवलेंथ, हाउ आर the wavelength and frequency of a sound. Just ignore it. Frequency of a sound wave related to its speed. आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड जाए तो आप उससे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? खत्म हो गया कहानी. बोलो, और कोई तकलीफ है जी? हमारे तकलीफ को दूर कर देते हैं. साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, रिलेटेड to its speed. This is our questions. Okay. Questions देखो बहुत ही आसान है. How are wavelength and frequency of a sound wave related to its speed? Wavelength और frequency ये दोनों जो है वो वेव के स्पीड से कैसे रिलेट करता है, यानी कि क्या संबंध है, ये पूछा है. ग्रेट. यानी कि सीधे सीधे बोलूं तो आपसे फॉर्मूला ही पूछा है. तो तीनों का फॉर्मूला जब आप लिख दीजिएगा तो V बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? तो वहीं लिख दीजिए. लिखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं भाई? यहां पे ये नहीं लगेगा. वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ a sound wave is equal to the product of frequency and the wavelength. दैट इज V बराबर लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी. खत्म हो गया. क्लियर? इतना लिख दिया, आंसर खत्म होता है. तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव का हो चाहे स्पीड ऑफ ए वेव का हो, एक ही बात है. और ये लैम्डा वेवलेंथ को दर्शाता है और ये F फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है. क्वेश्चन क्या था?
कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों जो है वो वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ ए वेव से कैसे संबंध है। तो कुछ इस तरह से संबंध है, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, तो स्पीड ऑफ ए वेव मिलेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? सबको पता चल गया? तो फिर आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सही से मिटाना पड़ेगा। यही था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ of a sound wave whose frequency is 220 hertz and a speed is 440 meter per second in a given medium। एक चीज बता दूं कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का डिफिनीशन लिख रहे थे तो कंप्रेशन में मोर लिखना चाहिए था, राइट, डिफिनीशन में। उसके जगह पर लेस लिखा गया है, तो उस लेस को काट करके मोर कर लेना। और जो रेयरफैक्शन है वहां पे लेस लिखाएगा और जबकि लिखा हुआ है मोर, तो मोर को काट करके लेस कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, अब बात कर लें इस क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस क्या है? वेवलेंथ निकालना है साउंड वेव का। क्लियर? जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकंड। क्या लगता है बन जाएगा? सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखो गिवन में कि क्या दिया हुआ है, समझे? तो लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितना, 220 हर्ट्ज, और v दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ वेव कितना, तो 440 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। ओके, ऑल राइट। हम लोग जानते हैं इन तीनों के रिलेशन से कि v बराबर क्या होता है, f इंटू लैम्डा या फिर लैम्डा गुना f। तो निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर v बाई एफ। इट मीन्स v कितना दिया हुआ है, 440, और f कितना है, 220। 2 जीरो खत्म हो गया और ये y दूनी 44। इट मीन्स 2 मीटर हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया जी, 2 मीटर आंसर है इस क्वेश्चन का, बना लो। नहीं, कितना आसान था ये न्यूमेरिकल्स, इजी से भी आसान था। ये जो तीनों का रिलेशनशिप था ना, उसी फार्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन था, राइट। यू गॉट इट, आपने इसे समझा पाया। मिटाएं, फिर आगे बढ़ना है। ओके ना?
नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक। अरे यार यहां पे पानी कहां से गिर गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस सी। ए पर्सन इज listening to a tone of 500 hertz, sitting at a distance of 450 meter from the source of this sound. What is the time interval? Time interval between successive compressions from the source. क्वेश्चन मार्क, दिस इज आवर क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चंस को समझ लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बनेगा कि नहीं। वैसे तो बनना तय ही है, गारंटी है, मैं तो यूं ही बोल रहा हूं। ए पर्सन, कोई व्यक्ति है, इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। एक व्यक्ति बैठ करके सुन रहा है 500 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को। जहां से साउंड पैदा हो रहा है वो आदमी का दूरी जो है वो 450 मीटर के दूरी पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति। क्लियर? जहां से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है वो व्यक्ति कितना दूरी पे है? 450 मीटर। ओके, वेरी गुड। तो आपसे बोला गया कि वो व्यक्ति बैठ करके 500 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, तो टाइम इंटरवल यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम इंटरवल कहने का मतलब है टाइम पीरियड पूछ रहा है। ये तो यूं ही दे दिया, इसका तो कोई जरूरत है ही नहीं, हमें गुमनाम करने के लिए ये दिया हुआ है। डिस्टेंस, समझे? इन शॉर्ट बोले तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसका टाइम पीरियड निकालना है। बाकी ये इंफॉर्मेशन तो आपको गुमनाम करने के लिए था कि आप भुला जाएं, आपसे बने ही नहीं। देख रहे हो क्वेश्चंस कैसा है? लेकिन उस क्वेश्चंस को पता ही नहीं कि यहां पे मैं जो हूं सॉल्यूशन करने वाला। नहीं, क्या दिया हुआ है गिवन में? एफ दिया हुआ कितना? 500 हर्ट्ज। टाइम पीरियड बराबर वाट। हम लोग जानते हैं ना कि एफ बराबर 1/t। क्लियर? इसका मतलब है कि t बराबर 1/f। इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/100 ये हो जाएंगे। तो t बराबर क्या होगा बोलो? 500 से भागा दो, एक में नहीं लगेगा, डेसिमल दो, 1 0 नहीं लगा, फिर से 0 1 0 नहीं लगा, फिर से 0 फिर 1 0। अब लगेगा 2 टाइम्स, राइट? क्योंकि 5 दूनी 10, तो फिर 2 0 उतर गया, खत्म हो गया। यानी कि 0.002 सेकंड
दिस इज आवर आंसर। चलो खत्म हो गया जी। इस क्वेश्चंस का टाइम पीरियड का आंसर है, टाइम इंटरवल कितना है 0.002 सेकेंड्स। क्लियर? इसको लिख लीजिए। आसान क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गुमनाम किया गया नहीं कि आपसे बने ही नहीं। इज इट क्लियर? मिटाएं इसे, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, इंतजार कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। वन 166 पे ही दिया हुआ पेज नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, distinguish between loudness and intensity of sound। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में अंतर पूछा है ये। आंसर लिखिए। एक तरफ लाउडनेस लिख लो और दूसरे तरफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिख लो। ठीक है? और बीच में लाइंस इन शॉर्ट बोलूं तो आपसे डिफरेंस बिटवीन ये पूछा है, समझे कि डिफरेंस क्या है। इज इट क्लियर? Loudness of a sound states that how much a sound is feeble और loud। क्लियर? The sound energy traveled per unit area is called intensity of sound।
क्लियर? ओके। दूसरा देखो, अगर इसकी एसआई यूनिट की बातें करें तो इट्स एसआई यूनिट इज डीबी एंड हियर डीबी स्टैंड्स फॉर डेसिबल। लाउडनेस का एसआई यूनिट होता है डेसिबल, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके। अगला लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी of ear. It does not depend upon the sensitivity of ear. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। ये खत्म होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बीच का अंतर है, ये डिफरेंस है। क्लियर? कोई लड़का बैठ के सोच रहा है कि सर इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता क्या है, राइट? ओके। हायर क्लासेस में इसके बारे में भी पढ़ना है, लेकिन यहां पे है तो जान लीजिए लाउडनेस क्या होता है। तो कोई भी साउंड जो हम लोग सुन रहे हैं वो कितना तेज है कितना स्लो है, लाउडनेस बताता है। इसका डिफिनेशन लाउडनेस का खत्म होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है कि साउंड जो कस के बोल रहे हैं उस साउंड के पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि साउंड क्या है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जो कि वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाती है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, तो साउंड का एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर एरिया में कितना साउंड एनर्जी लेकर के जा रहा है, समझे? उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। कोई पूछे तो यही आप बोल दीजिएगा कि साउंड का एनर्जी 1 मीटर एरिया में कितना जा रहा है पर यूनिट एरिया में। पर यूनिट एरिया के हिसाब से साउंड का एनर्जी कितना ट्रेवल्स कर रहा है उसी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। कई बार बोल के हमने आपको बता दिया, खत्म होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ये सब यूनिट की बातें करें तो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। याद रखना इसको, ठीक है? कैसे आया मत पूछो, इसका बस जितना बोला मोर देन इनफ। अगला है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। कान हमारा ठीक है कि कम सुनते हैं, बहरा है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता, समझे? क्योंकि कस के बोलेंगे तो साउंड का एनर्जी तो पूरा चल ही ना जाएगा जी। वो अलग बात है कि सुनेंगे नहीं, लेकिन एनर्जी तो आएगी, है कि नहीं? अरे भैया देवाल को टेले भले न टेलाए, लेकिन एनर्जी तो लगा ही दिए, ऊर्जा तो खपत कर ही दिए, तो वैसा ही कुछ है। लेकिन इधर देखिए लाउडनेस की बातें हो रही है, तो लाउडनेस क्या होता है बता दिया। इसका एस यूनिट होता है डेसिबल, डीबी से रिप्रेजेंट करता है डेसिबल को। और ये सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर डिपेंड करता है, समझे? सॉरी मिस्टेक होगी, डिपेंड करता है ये सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर। कैसे? क्योंकि हम लोग कितना कान अगर ठीक है तो कोई भी आराम से बोलेगा तो बढ़िया से सुनाई देगा, तेज बोलेगा तो तेज सुनाई देगा, स्लो बोलेगा स्लो सुनाई देगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर का मतलब हुआ कि कान जो है वो कितना सेंसिटिव है, यानी कि कितना साउंड को कैप्चर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। आई होप यू इज इट क्लियर। मुझे यकीन है कि ये आपको पता चल गया, ठीक है? चलो क्लियर है, मिटा के आगे बढ़े ना। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब पेज नंबर 167 पर दिया हुआ एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, कितना भी रहे, एक रहे चाहे 10 रहे, सबको देखेंगे बारी बारी से, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल? Travel the fastest at a particular temperature इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन। क्वेश्चंस क्या है पहले समझ लो। क्वेश्चंस है कि मीडिया का मतलब यहां पे होता है मीडियम, मीडियम का प्लूरल रूप है मीडिया, समझे? ना कि टीवी सीरियल वाला मीडिया ही समझ लो कि आया है पत्रकार, वो नहीं है। मीडियम यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है ना, बोलिए ना। हाँ नहीं बोलेगा, हाँ चलो ठीक है, जरूरत तो पड़ती है, क्लियर, ओके। तो वो क्या क्या है जो सहारे की जरूरत पड़ती है? तो वो है एयर, वाटर और आयरन, यानी कि एयर गैस, वाटर यानी कि लिक्विड, आयरन यानी कि सॉलिड, तीन को मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक। जिसमें से यहां पे नाम दिया हुआ है एयर, लिक्विड और सॉलिड के रूप में यहां पे एक एक पीस लिया गया है। आपसे पूछा है कि एयर, वाटर और आयरन में से तीनों जो है वो मीडियम है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। इन तीनों में से किसमें से सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा साउंड? तो तीनों में से सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है वो है आयरन में, समझे? आयरन में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा, याद रखोगे हमेशा के लिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए लिख लीजिए आंसर में, ट्रैवल द फास्टेस्ट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो लिखेगा कि साउंड ट्रैवल्स द फास्टेस्ट at a particular temperature in iron out of all the three media एयर, वाटर और आयरन। चलो आंसर खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसको मिटा के, ठीक। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? ओके, मिटा देना।
पेज नंबर 168 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। सो लेट्स कवर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इको रिटर्न्स इन 3 सेकेंड। एन इको रिटर्न्ड इन 3 सेकेंड। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, समझे? ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द reflecting surface from the source comma given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, क्या लगता है बनेगा? क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि इको हमें सुनाई देता है 3 सेकंड में, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, कोई यहां से कुछ बोला, स्पीक किया, ठीक है। तो ये गाया, टकराया, फिर आया, है कि नहीं? तो इसको इको सुनाई दिया रिटर्न होकर के, समझे? रिटर्निंग का टाइमिंग है 3 सेकेंड, यानी कि जाने का टाइम गाया होगा। पहले तो बोला तो साउंड वेव गाया होगा, उसके बाद फिर ये साउंड वेव आए होंगे, उसके बाद इको सुनाई दिया होगा ना जी, है कि नहीं? यानी कि सिर्फ जाने का टाइमिंग की बातें करें तो 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि 1.5 सेकेंड। ओके। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो पर्सन ने बोला है और जहां से रिफ्लेक्ट होकर के इको सुनाई दिया है, उसके बीच का दूरी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जहां से साउंड उत्पन्न हो रही है उसके बीच का दूरी क्या है? डिस्टेंस बराबर भाग। डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं? स्पीड जो कि साउंड का स्पीड एयर में दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकंड, होता है 344, दिया हुआ 342, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि गिवन में कि क्या दिया हुआ, तो क्या देख रहे हैं? स्पीड दिया हुआ कितना? 342 मीटर पर सेकंड। ओके। और टाइम दिया हुआ है कितना? तो 3 के आधा कितना होगा? 1.5 सेकेंड। ताना 1.5 मिल करके 3 सेकंड होगा, है कि नहीं? ये 3 सेकंड में इको सुनाई दे रहा है, मतलब हमने बोला तो गाया होगा पहले, फिर इससे टकराया होगा, फिर आया होगा, तो जाने में समय लगा, फिर आने में समय लगा, उसके बाद नहीं को सुनाई दिया, तो 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा है वो पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बार ना डिस्टेंस निकालना है जी। अगर जाने आने का टाइम ले लीजिएगा तो दुगना डिस्टेंस ना निकल जाएगा, समझे? तो दिक्कत है। क्वेश्चन मार्क। और ये ऑलरेडी टॉपिक में भी बताए हुए हैं और अभी भी बता दिया कि आधा का है टाइम लेंगे, तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, समझे? हर बार दिया थोड़ी रहेगा, वो तो आपको पता लगाना है कि आधा होगा कि क्या होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पूछा क्या है? डिस्टेंस। तो दिस इंप्लाइज
डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है बोलिए 342, टाइम कितना है 1.5। चलो गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर है। 342 गुना 1.5, 5 दूनी 10, 5 24, 1 21, 5 या 15 2 17, ये हो गया 2 4 3, ये 0 3 7 4 11 4 1 5, यानी कि 513 मीटर के दूरी है। समझे, ये जो व्यक्ति बोल रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इस व्यक्ति का दूरी है 513 मीटर का, इसीलिए इको जो है वो 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया इसको। क्लियर है, तो ये आंसर खत्म होता है। 513 आंसर है जी डिस्टेंस। चलो इसको लिख लो, मिटा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दें। राइट इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। ओके, कुछ टाइम है और क्वेश्चंस हो सकता है। अगर पूरे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस, फिर 2, फिर 3 क्वेश्चंस, फिर टोटल 4 क्वेश्चंस और हैं किताब के बीच में, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू होता है। Let's tackle the questions from the middle of the book, chapter named sound. लिख लिए ना, मिटाया ना इसे। पेज नंबर 169 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 which is given on page number 169 old NCERT science book. Clear? Why are the ceilings of concert halls curved? This is our questions. क्वेश्चंस क्या है पहले समझो, फिर आंसर बता देता हूं, ठीक। क्वेश्चन है कि जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं उसका सेलिंग्स कर्व्ड काहे होता है। कंसर्ट हॉल्स का मतलब हुआ बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, बिग हॉल्स, जहां पे सेमिनार होता है, घंटों तक लगी भाषण होता है, लेक्चर दिया जाता है लोगों को समझाने के लिए। उसका जो ऊपर का छत है, अभी मैं एक हॉल में पढ़ा रहा है, ठीक है। इसका जो ऊपर का जो छत है वो फ्लैट है, समझे। तो मैं फ्लैट, इसको ऊपर वाले को सेलिंग्स बोलते हैं, छत को, समझे, जो माथे के ऊपर है, ठीक। लेकिन ये फ्लैट है,
लेकिन जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, बिग हॉल्स में, उसको कर्व बनाया जाता है कुछ इस तरह से। काहे बनाया जाता है बताइएगा, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, समझे? बहुत आसान आंसर है कि नहीं? चूंकि कर्व्ड सेलिंग्स कंसर्ट हॉल्स का एक प्रकार का साउंड बोर्ड की तरह बिहेव करता है, समझे? जिसके कारण साउंड जो है वो सेलिंग्स रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्शन के कारण जो बहुत सारे लोग पीछे भी बैठे होंगे उस कंसर्ट हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में, उसे भी मेरा भाषण सुनाई देगा बहुत ही आसानी से। इज इट क्लियर? यही आंसर था सर। हाँ, यही आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर होता है? चलो लिख लेगा आंसर। लिखेगा कि सिंस the curved ceilings of concert halls acts like a soundboard due to this it can reflect the sound of a speaker so that the person sitting back of the halls will be able to hear the sound। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, ठीक है? टाइम है तो फिर बताएंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास। वैसे तो लगभग हो गया है टाइम, नहीं? लिखो ना, हाँ लिखो, इसको लिख लीजिए। चलो लिख लिया होगा, मिटाएं फिर। छोटा सा क्वेश्चन है, समझे? तुरंत खत्म होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है? बी पेशेंस।
Let's discuss the questions first. ये हो गया। पेज नंबर 170 पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज of the average human ear। क्वेश्चन से आने के पता है आपको क्या पूछा है कि जो हम लोग सुन सकता है, ह्यूमन के कान जो सुन सकते हैं, वो ऑडिबल रेंज क्या है, उसका एवरेज क्या है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। यही ऑडिबल रेंज है किसके लिए, ह्यूमन ईयर के लिए। एवरेज मतलब वही हुआ कि कितना है, तो 20 से 20 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, क्लियर। तो आंसर लिख लीजिए, द audible range of the एवरेज ह्यूमन ईयर, यानी कि ज्यादातर मनुष्यों की कान जो सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव होता है। क्लियर। एवरेज ह्यूमन ईयर is from 20 hertz to 20,000 hertz। खत्म हो गया आंसर। क्लियर है, आंसर खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, व्हाट इज द रेंज ऑफ frequencies associated with ए में है इंफ्रासाउंड और बी में है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, वी में अल्ट्रासाउंड। दिस इज आवर क्वेश्चंस। यानी कि आपसे पूछा है कि इंफ्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, यानी कि कितना फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को इंफ्रासाउंड बोलते हैं और कितना रेंज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। समझे। तो इसका आंसर के लिए सीधे डिफिनेशन लिखिए, द साउंड हुज frequency is less than 20 hertz are called infrasound। क्लियर। बी के आंसर देखो, द साउंड whose frequency is more than 20,000 hertz are called ultrasound। है, चलो खत्म हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी था, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड, जो कि ये खत्म होता है। समझे। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल्स है, जो कि बहुत सरल से ही बनेगा। अरे हमारे लिए तो हर एक क्वेश्चन ही आसान है कि नहीं, आपसे भी तो बनना चाहिए, राइट। ओके, इतना सभी क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद आपको पता ही चला सोल्व करने से
कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है सब उसी में से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है, राइट। जो कुछ भी पढ़ाता हूं सब उसी में से क्वेश्चन रहता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर किताब के बीच से क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज शुरू होंगे, समझे। ट्राई करें या फिर अगले दिन, वी डोंट हैव टाइम, वी विल बी कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर। ठीक है, फिर चलते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day. सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में जो है वो आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, समझे। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन फेयर कॉपी में, हमने जो करवाया है आपके पास होगा, फेयर बनाए हैं ना, तो उससे देख करके बनाइए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो साइंस वाले सर यानी कि मेरे से पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपके बड़े भैया हैं वो घर में, या फिर जो भी टीचर के पास आप जाते हैं आप उनसे फिर पूछ सकते हैं, है कि नहीं, कि सर समझ ही में नहीं आ रहा, और नहीं फिर समझ में आ रहा तो फिर किसी के पास जाने की भी क्या जरूरत है, इस लेक्चर का एक्सेस है ना आपके पास, फिर से देखो, राइट, अगर भूल गए तो। ठीक है, सी यू सून, फिर मिलेंगे।